मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में हम लोगों ने नोट किया था आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। वहां पर हम लोगों ने कुछ प्रीवियस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस जो थे उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग करेंगे यूनिट सेल और लैटिस स्ट्रक्चर, और जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे हम लास्ट सेगमेंट के अंदर। तो फर्स्ट अपन नोट करते हैं, आज का न्यू हेडिंग है यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस वर्ड जो है वो हम लोगों ने बहुत बार यूज में लिया हुआ है 11th क्लास के अंदर। वहां पर हम लोगों ने बार बार नोट किया लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, और लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये जो वर्ड्स अपन यूज करते हैं लैटिस, इसका मींस क्या है? हम लोगों ने क्या कहा कि सॉलिड जो होता है उस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है? ठीक है, पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, बट किस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है? अगर सपोज करें पार्टिकल्स केवल एक लीनियर वे के अंदर, केवल एक लाइन के अंदर इस तरह से अरेंज हो, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड यूनिडायमेंशनल और मोनोडायमेंशनल अरेंजमेंट। बट आप बताइए, क्या सॉलिड जो होता है वो यूनिडायमेंशनल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो यूनिडायमेंशनल स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर अपने पास लेंथ और विड्थ के अंदर पार्टिकल्स अरेंज हो, देन इट्स कॉल्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और अगर पार्टिकल 3 डायमेंशंस में अरेंज हो, वर्ड हम लोगों ने यूज में लिया 3 डायमेंशंस में अरेंज हो। रीजन कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसकी अपने पास कंडीशन यही है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, एक फिक्स ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। तो अगर पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज होता है, 3 डायमेंशन में अगर पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, then it's called crystal lattice. So definition क्या हुआ? 3 dimensional arrangement of particles called crystal lattice. तो crystal lattice का definition हो गया कि 3 dimensional arrangement of particles is called crystal lattice. कोई भी solid substance है उसमें अगर particles 3 dimensionally arrange होगा तो उसे कहते हैं हम लोग crystal lattice structure. तो अपने पास पॉइंट आया 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो कुछ ना कुछ एक फिक्स पोर्शन जो है उसका रिपीटेशन होगा, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। तो जो अपने पास स्मॉलेस्ट पार्ट है, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक पिलर फॉर्म करना है, ठीक है, ये मेरे पास पिलर है। इस पिलर के अंदर क्या करेंगे अपन, जो ब्रिक्स होती हैं उनको अपन ने अरेंज किया, ये अपने पास ब्रिक्स है, ठीक है। तो ये ब्रिक्स क्या कर रही है, अपने आप को 3 डायमेंशनली अरेंज कर रहा है। कैसे अरेंज कर 3 डायमेंशन? देखो इसने बिल्कुल आगे सेम यही स्ट्रक्चर आ गया, इसके बैक साइड के अंदर अपने पास यही स्ट्रक्चर आएगा, इसके ऊपर यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो अपने पास यहाँ पर जो पिलर होता है उस पिलर के फॉर्मेशन में हम लोगों ने क्या किया, ब्रिक्स जो होती हैं उनको अरेंज करते गए, तो अपने पास एक पिलर स्ट्रक्चर बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिलर जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या बन गया, क्रिस्टल लैटिस बन गया। और ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है, जिसका बार बार हम लोग रिपीटेशन कर रहे हैं। वो क्या था, ब्रिक स्ट्रक्चर। तो ब्रिक्स यहाँ पर क्या हो गया, अपने पास यूनिट सेल हो गया, और जो स्ट्रक्चर बना वो क्या हो गया, अपने पास क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर हो गया। दिस वन इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो यहां पर हम लोगों के पास डेफिनेशन आ गया यूनिट सेल का। यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, रिपीट itself in 3 dimension called unit cell। और क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर क्या है अपने पास, 3 dimensional arrangement of particles is called crystal lattice।
तो अपने पास यहाँ पर ये पिक्चर एकदम क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसके रिपीटेशन से लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अपने पास यूनिट सेल कंपोनेंट है लैटिस स्ट्रक्चर का। अब देखो यहाँ पर अपने क्या नोट किया कि यूनिट सेल जो है उसका जैसा शेप होगा, उसका जैसा स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही कंस्ट्रक्ट क्या होगा, लैटिस स्ट्रक्चर होगा। बिकॉज यूनिट सेल का डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, उसी से क्या बना अपने पास, लैटिस स्ट्रक्चर बन रही है। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल का जो शेप होगा, जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होगा, उसी के बेस पे अपने पास क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर ब्रेवेज नामक साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, ब्रेवेज साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो यूनिट सेल्स होती हैं, यूनिट सेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए अपन 2 पैरामीटर काम में लेते हैं। We use 2 parameters for describing the unit cell structure. First one is length of each. जो भी अपने पास यूनिट सेल बनता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, तो x, y और z तीनों एक्सिस के अंदर पार्टिकल्स अरेंज होगा। तो ये जो एक्सिस की लेंथ है अपने पास, ठीक है, जो एज लेंथ है, इनको सपोज अपने कहा a, b एंड c। तो अपने पास क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिट सेल पे। और यूनिट सेल का शेप किस पे डिपेंड करता है, 2 पैरामीटर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट लेंथ ऑफ एक्सिस एंड सेकंड एंगल बिटवीन एक्सिस, सपोज अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो यहां पर यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए 2 पैरामीटर्स हम यूज में ले रहे हैं। कौन कौन से 2 पैरामीटर्स हैं, लेंथ ऑफ एक्सिस सपोज ए बी सी एंड एंगल बिटवीन द एक्सिस सपोज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो 2 पैरामीटर्स हम लोगों ने यूज में लिए। अब देखो ये जो पैरामीटर्स यूज में लिए हैं उनके बेसिस पे अपने पास स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे बन सकता है। सपोज मैंने कहा A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, जो भी अपने पास यूनिट सेल है उसकी एक्सिस का जो लेंथ है, तीनों लेंथ जो है वो इक्वल है, एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जो एंगल है वो कितना डिग्री है अपने पास, 90 डिग्री है। तो उस केस के अंदर जो यूनिट सेल है उसका शेप कैसा होगा। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट सेल की शेप की बात करें तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये A, B, ठीक है, और C, क्लियर है। देखो ये मेरे पास A, B और C 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया है। इससे अपने को ऐसा लग रहा है कि शायद ये दोनों सिमिलर है, ये शॉर्ट है इससे, बट अपन ने तीनों को इक्वल लिया। तो अपने पास क्या बन गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अगर देखें अपन तो एक स्क्वायर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है इसमें एज लेंथ इक्वल है, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बताओ भाई बॉन्ड एंगल कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आएगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अगर अपने पास लेंथ इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो उस केस में जो यूनिट सेल होती है वो यूनिट सेल कैसी होगी, क्यूबिक यूनिट सेल होती है। और अगर क्यूबिक यूनिट सेल से जो क्रिस्टल ग्रुप बनेगा इट्स कॉल्ड क्यूबिक क्रिस्टल ग्रुप। ठीक है, जो यूनिट सेल अपने पास, यूनिट सेल जैसा शेप है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लैटिस स्ट्रक्चर का शेप होगा। तो यहाँ पर मेरे पास यूनिट सेल कैसी आ गई, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो यहाँ पर जो मेरे पास क्रिस्टल ग्रुप बनेगा उस क्रिस्टल ग्रुप का शेप भी कैसा होगा, क्यूबिक होगा। और इस चैप्टर में हम जितनी भी स्टडी करेंगे वो सब करेंगे इसके लिए, क्यूबिक क्रिस्टल की स्टडी करेंगे। ठीक है, बट अभी यहाँ पर अपन केवल डिवाइड कर रहे हैं कि किस टाइप से डिवाइड हो सकता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, क्यूबिक क्रिस्टल ग्रुप हो गया। क्लियर है। सेकंड देखें अपन, अगर सपोज करें मेरे पास यहाँ पर A इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C, 2 लेंथ इक्वल है और एक लेंथ क्या कर दिया अपन ने, डिफरेंट कर दिया, बट बॉन्ड एंगल अभी भी कितना है, 90 डिग्री है। तो उस केस में जो अपने पास स्ट्रक्चर बनता है दैट्स कॉल्ड टेट्रागोनल। फर्स्ट क्या था अपने पास, क्यूबिक, सेकंड कौन सा आ गया, टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल शेप, देखो दोनों में शेप में डिफरेंस आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ए और बी इक्वल है, बट सी क्या हो गया, डिफरेंट कर दिया अपन ने। अगर अपने पास कोई भी दो एज लेंथ सिमिलर है और एक लेंथ क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो जो शेप बनता है वो शेप कैसा हो जाएगा, टेट्रागोनल। एंगल अभी भी कितना है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग हर लेंथ को और एंगल को चेंज करते जाएं तो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल ग्रुप्स बन सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आगे लिया, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू किया, A does not equals to B does not equals to C, तीनों ही लेंथ जो है वो अलग कर दिया अपन ने, बट अभी भी अपने पास एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। Then this type of structure is called orthorhombic, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। अब देखो ऑर्थोरोम्बिक में मैंने क्या कहा, तीनों ही लेंथ जो है वो डिफरेंट करते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। यहाँ पर तीनों लेंथ इक्वल था, यहाँ दो लेंथ इक्वल है। अगर मान लो मैंने कह दिया ये आ गया, फिर ये आ गया अपने पास, दो लेंथ ये आ गया अपने पास, ठीक है। थर्ड लेंथ मैंने जो है और डिफरेंट कर दिया, इस तरीके से कर दिया। तो अब यहाँ पर अपने पास शेप क्या हो गया, थोड़ा सा बेंट हो गया अपने पास, टेट्रागोनल शेप जो था उससे थोड़ा सा बेंट हो गया अपने पास शेप, इस तरफ आगे की तरफ मूव कर गया। ये जो सरफेस है वो थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, अपने टिल्ट हो गया अपने पास। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया अपने पास, ऑर्थोरोम्बिक। बट अभी भी बॉन्ड एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे हम ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं अपन, इसके अंदर इनकी लेंथ को डिफरेंट कर दिया, एंगल जो है वो अभी तक क्या था, सिमिलर था। तो अब अपने पास नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है कि अपने पास एंगल जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए। तो मेरे पास नेक्स्ट अपने पास है, सपोज करें अपन A does not equals to B does not equals to C, ठीक है। तीनों लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। और एंगल की बात करें तो अल्फा और गामा, अल्फा एंड गामा 90 डिग्री, बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, then this type of crystalline structure is known as monoclinic structure, monoclinic। यहाँ पर जो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है, अब देखिए इसके अंदर लेंथ भी डिफरेंट है और दो एंगल तो 90 डिग्री है, बट थर्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, मतलब कुछ भी दूसरा हो सकता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन, A इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C। सपोज करें अपन दो लेंथ इक्वल है बट थर्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट है, और अल्फा बीटा कोण जो है, अल्फा बीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बट गामा जो है वो 120 डिग्री आ गया। अल्फा बीटा का बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री, और गामा 120 डिग्री। देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इस तरह से मैं हेक्सागोनल अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, ये अपने पास कुछ शेप बना इस तरह का, हेक्सागोनल शेप के अकॉर्डिंग अपन ने बनाया। तो ये हेक्सागोनल शेप हो गया। अब हेक्सागोनल शेप के अंदर क्या हो रहा है अपने पास, देखो दो एंगल जो है वो तो 90 डिग्री का है, बट थर्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है, और शेप जो है वो हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, दो लेंथ इक्वल होता है और थर्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट होगा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपने पास अगर सपोज करें अपन कि A B C तीनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, A equals to B equals to C, ठीक है, बट जो एंगल अपने पास वो डिफरेंट है, अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल इक्वल है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, तीनों एंगल इक्वल है बट 90 डिग्री नहीं है, देन इट्स कॉल्ड रोम्बोहेड्रल।
रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास है रोम्बोहेड्रल, इसको अपन ट्राइगोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कि ट्रायंगल जो बनता है उस ट्रायंगल के अंदर कभी बॉन्ड एंगल कोई जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो, ठीक है, चेंज हो सकता है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने पास है ट्राइक्लिनिक। अगर A does not equals to B does not equals to C, alpha does not equals to beta does not equals to gamma does not equals to 90 डिग्री, कुछ भी इक्वल नहीं है, ना लेंथ इक्वल है ना एंगल इक्वल है, देन इट्स कॉल्ड ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स थे उनके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर 7 क्रिस्टल ग्रुप्स को स्टडी किया, ठीक है। ब्रेवियस साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा कि जो अपने पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के बेसिस पे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसको 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। अब अगर यहाँ पर मैं इनका शॉर्टकट लर्न करना हो तो मैं क्या करूं, CT, ठीक है, CT ऑफ महाराष्ट्र MHRT, ठीक है। तो यहां पर ये 7 क्रिस्टल ग्रुप है, CT ऑफ महाराष्ट्र। C मींस क्यूबिक, T मींस टेट्रागोनल, O मींस ऑर्थोरोम्बिक, M मींस मोनोक्लिनिक, H हेक्सागोनल, R रोम्बोहेड्रल एंड T ट्राइक्लिनिक। तो अपने पास यहां पर टोटल 7 क्रिस्टल ग्रुप्स हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं, जो आरबीएससी का एग्जाम होगा, 12th बोर्ड होता है, उस 12th बोर्ड के अंदर नॉर्मली अपने पास यहां से पैरामीटर्स पूछा गया है, ठीक है। पैरामीटर पूछा गया है, ट्राइक्लिनिक के लिए क्या पैरामीटर होगा, मोनोक्लिनिक के लिए क्या पैरामीटर होगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि व्हिच क्रिस्टल ग्रुप इज मोस्ट सिमेट्रिक एंड व्हिच क्रिस्टल ग्रुप इज मोस्ट एसिमेट्रिक। क्या क्या पूछा आपने से? मोस्ट सिमेट्रिक crystal group is cubic, because यहां पर जो एंगल है और लेंथ है वो सब क्या है, इक्वल है। एंड मोस्ट एसिमेट्रिक, जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल ग्रुप इज ट्राइक्लिनिक। तो क्वेश्चन क्या बना अपने पास कि मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल ग्रुप क्यूबिक, मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल ग्रुप ट्राइक्लिनिक। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है उन सब के अंदर अपने पास क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जो नॉर्मल सॉल्ट है अपने पास, कॉपर, सिल्वर जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं, इनके अंदर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा अपने पास, कैल्शियम सल्फेट, व्हाइट टिन, कैल्शियम सल्फेट, व्हाइट टिन, इनमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है या क्रिस्टल ग्रुप होता है। रोम्बिक सल्फर और बेरियम सल्फेट के अंदर ऑर्थोरोम्बिक होगा, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल ग्रुप होगा मोनोक्लिनिक सल्फर में। तो आपने को पता है सल्फर के दो एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मोनोक्लिनिक सल्फर जो है, मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है उसके लिए पैरामीटर्स लिखना है आपने। तो मोनोक्लिनिक सल्फर में मोनोक्लिनिक क्रिस्टल ग्रुप, रोम्बिक सल्फर में ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ग्रुप, कैल्शियम सल्फेट में टेट्रागोनल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर, कॉपर में क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा ग्रेफाइट में, हमें पता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट के अंदर हमेशा क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। तो ग्रेफाइट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल क्रिस्टल ग्रुप होगा। रोम्बोहेड्रल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और क्वार्ट्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्ट्ज में हमेशा रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल ग्रुप होता है। और लास्ट अपने पास है ट्राइक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक किसमें होगा, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ठीक है। तो ये टेबल आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स का लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा इसके अंदर, बाकी अपना जो ब्लॉग है उसके अंदर भी आप लोगों को इस रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या नोट किया
कि यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस जो है, पहले डेफिनेशन नोट किया, फिर हम लोगों ने पैरामीटर्स की बात की, पैरामीटर्स के बेसिस पे अब हम लोगों ने क्रिस्टल ग्रुप्स बनाए। और ये क्रिस्टल ग्रुप कौन कौन से हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। लर्न करने का तरीका सिंपल बताया मैंने, सिटी ऑफ महाराष्ट्र, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। क्लियर है? तो ये अपने पास हो गया यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने नोट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन करते हैं यहां पर कि ठीक है, पैरामीटर्स तो अपन ने बता दिया, पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोगों ने क्रिस्टल ग्रुप को डिफाइन कर दिया। अब अपन नोट करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बेसिक कंसेप्ट है टॉपिक का और बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें से नॉर्मली 1 मार्क्स की क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अपने पास है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट अपने पास है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहां पर मैंने पहले बताया अपन केवल क्यूबिक क्रिस्टल ग्रुप को स्टडी करेंगे, तो यहां पर फर्स्ट यूनिट सेल है प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल पार्टिकल्स only placed at the corner of cube। पार्टिकल्स कहां पर होगा? क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर बार-बार क्या हो रहा है, 3 डायमेंशनली रिपीट हो रहा है, तो पार्टिकल कहां होगा? ऐसा तो है नहीं पूरा भरा हुआ पार्टिकल। अरेंजमेंट कैसे बताएंगे? तो अरेंजमेंट क्या कहा अपन ने कि अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो उस केस में पार्टिकल्स केवल कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स पे अरेंज होगा। चाहे कितना भी बड़ा क्रिस्टल हो, यूनिट सेल हो या इस यूनिट सेल से फॉर्म किया हुआ क्रिस्टल ग्रुप हो, पार्टिकल्स केवल कहां पर होगा? कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये हम लोगों ने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्लियर विजिबल हो रहा है अपने पास। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये अपने पास यूनिट सेल है, इसको मैं डार्क कर रहा हूं ब्लैक लाइन से। ये ब्लैक लाइन से हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल का हम लोगों ने क्या किया? 3 डायमेंशनल रिपीटेशन किया है। पार्टिकल्स कहां पर है? पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये मेरे पास कॉर्नर पे पार्टिकल है, ये मेरे पास पार्टिकल कॉर्नर पे है, ये पार्टिकल कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये सब अपने पास पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर पे। अगर सपोज करें अपन क्रिस्टल की बात करें कि अगर मेरे पास क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है और उस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव यूनिट सेल, और प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल कहां पर होता है? कॉर्नर पे होता है। कितने कॉर्नर्स हैं? टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना क्या है कि क्या ये जो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हैं वो पूरे पूरे एक ही यूनिट सेल के साथ है या अलग-अलग यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि देखो सपोज करो ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का ये पार्टिकल लिया मैंने,
ये पार्टिकल कितनी यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है? ये अपने पास यूनिट सेल है जिसको अपन ने डार्क कर रखा है, इसके बैक साइड में यूनिट सेल है, राइट साइड यूनिट सेल, उसके बैक साइड सेल, यानी ये पार्टिकल नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर पे 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर कर रहा है, और फर्स्ट फ्लोर पे भी क्या है, ये पार्टिकल इन चारों यूनिट सेल के साथ है। अगर अपन देखें तो ये जितनी भी 8 यूनिट सेल्स हैं, उन 8 यूनिट सेल्स का ये कॉर्नर क्या है, कॉमन है, ठीक है, क्योंकि अपन ने क्रिस्टल का एक छोटा स्मॉल सैंपल लिया है जिसमें ये कॉर्नर जो होता है वो इन 8 यूनिट सेल्स के साथ कंबाइंड हो रहा है, कॉमन है अपने पास। तो यहां पर अपन ने क्या देखा कि जितने भी कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं, ये कॉर्नर के पार्टिकल्स जो है वो 8 यूनिट सेल्स से कंबाइंड होते हैं, सॉरी शेयर किए हुए होते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट सेल के लिए वैल्यू कितना आएगा, तो अपन यहां पर क्या नोट किया, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल ईच पार्टिकल शेयर विद 8 यूनिट सेल, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ वन पार्टिकल फॉर ईच यूनिट सेल। अब एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है, तो एक यूनिट सेल के लिए उस पार्टिकल की वैल्यू कितना होगा, 1/8, ठीक है। भाई मैंने क्या कहा यहां पर कि 8 आदमी मिलकर एक बनाना जो है उसको शेयर कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन के पास बनाना का कितना पार्ट आएगा, 1/8 पार्ट आएगा अगर इक्वल डिवाइडेशन करें तो, ठीक है। तो 1/8 पार्ट जो है वो एवरी पर्सन जो है वो लेगा, किसका, बनाना का। तो वैसे ही यहां पर क्या अपने पास जो पार्टिकल है उसका 1/8 पार्ट 8 यूनिट सेल के साथ शेयर होगा। यहां पर टोटल जो पार्टिकल्स यूनिट सेल वो कितने हैं, 8 पार्टिकल्स हैं, तो सभी पार्टिकल्स के लिए वैल्यू कितना आएगा, 1/8। इस पार्टिकल के लिए भी वैल्यू 1/8 आएगा, इसके लिए 1/8, इसके लिए 1/8, 1/8, 1/8, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके लिए वैल्यू कितना आएगा, 1/8, ठीक है। तो अगर सिंगल यूनिट सेल की बात करें, ईच यूनिट सेल हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स रखेगा वो, टोटल 8 पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/8। तो एक यूनिट सेल के लिए ओवरऑल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितना होगा, 1, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स हैं, 8 पार्टिकल्स है, और हर एक पार्टिकल के लिए वैल्यू कितनी है, 1/8 है। तो अपना टोटल जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 1, 8 × 1/8। ये होता है अपने पास प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड अपने पास है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर बात करें तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे अरेंज है, साथ में जो फेस होता है उसके सेंटर पे भी होता है। ये फेस है, टोटल फेस कितने हैं, 6 फेस है, 1 2 3 4, और 5th बैक साइड में, और ये फ्रंट का। तो टोटल कितने हो गए फेस अपने पास, भाई 6 फेस है, ठीक है। टोटल फेस कितने हैं, 6 फेस है अपने पास, और पार्टिकल्स कहां पर है, फेस के ऊपर है और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर अपन बात करें फेस एंड यूनिट सेल में, अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो प्रिमिटिव में केवल कॉर्नर पे थे, जबकि फेस सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे है। और एक फेस जो होता है वो कितनी यूनिट सेल के साथ शेयर होता है, देखो भाई ये मेरे पास 2 यूनिट सेल है, दोनों यूनिट सेल जो है वो केवल इस एक फेस को शेयर कर रहे हैं। यहां अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल इस यूनिट सेल के साथ भी कंबाइंड होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो एक फेस 2 यूनिट सेल्स को शेयर करता है, each face shared by 2 यूनिट सेल। तो स्पेस के लिए 1 यूनिट सेल के लिए वैल्यू क्या होगा, देन वैल्यू ऑफ स्पेस फॉर 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल के लिए वैल्यू कितना जाएगा, 1/2। टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है, 6 फेसेस हैं, तो एक फेस के लिए वैल्यू 1/2 है, तो 6 फेस के लिए वैल्यू क्या आएगा, टोटल फेस 6 है, ठीक है। देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू 6 × 1/2।
यानी अगर अपने पास पार्टिकल्स फेस पर है तो फेस पे अगर पार्टिकल्स हैं तो उनके लिए वैल्यू 1/2 होता है, टोटल 6 फेसेस हैं, तो यूनिट सेल के लिए पार्टिकल्स की वैल्यू कितना आएगा 6 × 1/2। बट यहां पर फेस के साथ साथ कॉर्नर पे भी है और कॉर्नर की वैल्यू कितनी थी अपने पास 1/8 और कॉर्नर है कितने 8 है। इसका मतलब फेस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी होते हैं और फेस के सेंटर पे भी होते हैं। तो उस केस में जो सिंगल यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा 6 × 1/2 8 × 1/8, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4। तो दिमाग में एकदम फीड कर लेना कि फेस सेंटर यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो थर्ड पार्ट है यूनिट सेल का, थर्ड है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये अपने पास कॉर्नर पे पार्टिकल्स अवेलेबल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर्स के लिए वैल्यू कितना होता है 1/8। तो यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 8 × 1/8। और साथ में पार्टिकल कहां पर होता है, पार्टिकल होता है बॉडी के सेंटर के अंदर, यानी ये जो यूनिट सेल है उसी किसी एज पे नहीं होगा, उसे किसी फेस पे नहीं होगा, कहां पर होगा यूनिट सेल के अंदर जो स्पेस है यहां पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है वो इस तरह से अपने पास सराउंडेड है 8 यूनिट सेल्स के साथ। ठीक है, सॉरी 8 पार्टिकल के साथ। बट यहां पर अपन ने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स है वो सब किसके हैं, एक यूनिट सेल के। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, पार्टिकल्स कहां पर अरेंज है, कॉर्नर्स पे है और एक पार्टिकल सेंटर में है, और जो सेंटर में है वो किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं करता है, तो उसकी वैल्यू कितना होगा 1 × 1, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2। भाई बॉडी सेंटर का मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक रूम है, उस रूम के अंदर बीच में मैंने फैन लगा रखा है, तो उस फैन की जो हवा है, जो एयर है, वो किसको मिलेगी, केवल उस रूम में जो बैठा पर्सन है उसी तक रहेगी। क्या पास वाले रूम में जो आदमी बैठे हैं या कोई भी पर्सन है, क्या उस तक ये हवा जो है वो पहुंच सकती है, क्या नहीं पहुंच सकती। क्यों, क्योंकि बीच में फेस आ गई, दीवारें आ गई, अपने पास वॉल आ गया। ठीक है, तो सेंटर का मतलब क्या है कि फेस के सेंटर में, सॉरी यूनिट के सेंटर में है, और यूनिट का सेंटर जो होता है वो ऐसा पॉइंट होता है, सपोज ये रूम है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट इस रूम के पार्टिकल से तो टच हो सकता है, ठीक है, कांटेक्ट में हो सकता है, बट पास वाले रूम के साथ कांटेक्ट में नहीं हो सकता। तो ये जो पार्टिकल है इसको बोलते हैं अपन सेंटर पार्टिकल, जो केवल एक यूनिट सेल से कनेक्ट होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 2 हो गया। एंड लास्ट वन, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर के पास डिफरेंस क्या है कि पार्टिकल्स कहां पर होंगे, कॉर्नर पे, और टू अपोजिट फेस। पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे होते हैं और 2 अपोजिट फेसेस पे होते हैं। ठीक है, कोई भी 2 अपोजिट फेस ले सकता है, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ऊपर नीचे ले सकते हैं, लेकिन केवल 2 अपोजिट फेस पे ही पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इसको कई बार क्वेश्चन को चेंज करने के लिए बोल सकता है कि अल्टरनेट फेस में है। तो अल्टरनेट फेस, एक रूम के अंदर 6 फेसेस हैं और अल्टरनेट फेस केवल 2 ही अल्टरनेट फेस पॉसिबल है जो कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये रूम है तो ये एक फेस हो गया, बैक साइड दूसरा फेस हो गया, दोनों एक दूसरे क्या है अपोजिट है और अल्टरनेट फेस होते हैं। तो अपने पास अपोजिट फेस पे होगा, 2 अपोजिट फेस पे होगा, तो अपन यहां पर पार्टिकल्स कैलकुलेट करें। कॉर्नर के लिए वैल्यू कितना होता है 8 1/8, और 2 अपोजिट फेस है और एक फेस के लिए वैल्यू 1/2, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर आज हम लोगों ने डिस्कस किया है टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स के अंदर कितने टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं, यूनिट सेल के पैरामीटर के बेसिस पे अपन ने क्रिस्टल ग्रुप्स को स्टडी किया है, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड आगे टॉपिक पे चलेंगे कि इसमें किस टाइप से न्यूमेरिकल जो है बन सकता है, किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब लास्ट जो सेगमेंट अपने पास क्लास के अंदर वो अपने पास है डाउट्स की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट्स क्लियर करने के लिए बोला है, और डाउट्स क्या था उनका कि बैंड थ्योरी के बेसिस पे अगर अपन कंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे शो करेंगे। तो देखो बच्चों,
जो बैंड थ्योरी है वो बहुत आगे का टॉपिक है, बट यहाँ पर क्वेश्चंस आया है, क्वेरीज आई है, तो अपन उसको लास्ट सेगमेंट के अंदर उसको क्लियर कर रहे हैं। बैंड थ्योरी की बेसिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपने पास टोटल बैंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नॉन कंडक्टिंग बैंड अपने पास कोई यूज में नहीं होता, जो इनर ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। तो बेसिकली अपने पास 2 टाइप्स के बैंड्स हैं, फर्स्ट वैलेंस बैंड एंड सेकंड कंडक्शन बैंड। This one is valence and conducting band या conduction band। ठीक है, वैलेंस बैंड क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, जो वैलेंस ऑर्बिटल है, उसके ऑर्बिटल से जो बैंड फॉर्म होता है दैट्स कॉल्ड वैलेंस बैंड। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वैकेंट ऑर्बिट से फॉर्म होगा उसे बोलेंगे अपन कंडक्टिंग बैंड। कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड जो होता है वो हाफ फिल हो सकता है इलेक्ट्रॉन से, पार्शियली फिल हो इलेक्ट्रॉन से, या कंप्लीटली फिल हो, कोई मैटर नहीं करता है। रीजन, क्योंकि वैलेंस और कंडक्टिंग बैंड जो है वो ओवरलैप फॉर्म में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली वैकेंट कंडक्टिंग बैंड में मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल है इलेक्ट्रॉन से, और जो कंडक्शन बैंड है या कंडक्शन बैंड है उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो बहुत लार्ज एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से इस वैकेंट बैंड के अंदर मूव नहीं करेगा, और वैकेंट बैंड मूव नहीं करेगा तो कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। तो ये इंसुलेटर केस था, ये अपने पास कंडक्टर का केस था। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है वो आप लोग क्लियर हो गया होगा। बैंड थ्योरी आगे टॉपिक आएगा उसमें हम इसको और आगे क्लियर करेंगे। जो टॉपिक्स है आज का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।